1948। ठीक है। और 7वां क्या कहता है, ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आए वो आएगा 1 मार्च 1947। अब 8वां याद रखिएगा, 8वां क्या कहता है, भारत के बाहर, यदि भारत के बाहर, ठीक है जी, भारत के बाहर नागरिकता, ठीक है, जो पढ़ने के लिए जाते हैं या जॉब के पर्पज से जाते हैं उनको नागरिकता 8। 9वां क्या कहता है, अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करेंगे स्वतः ही उस देश की नागरिकता समाप्त हो जाए, ये 9 कहता है। 10 क्या कहता है, इसे कहा जाता है नागरिकता का बना रहना। ठीक है जी, नागरिकता का बना रहना। अब कब तक बना रहेगा, याद रखिएगा, नागरिकता का बना रहना कहने का मतलब है जब तक आप देश विरोधी कार्यों में संलिप्त नहीं रहोगे तब तक आपकी नागरिकता बना रहेगी। कुछ कारणों से आपकी नागरिकता छीना जा सकता है, बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे देशद्रोही जैसे कार्यों में संलिप्त हो जाते तब। और 11वां क्या कहता है, केवल संविधान को या संसद को अधिकार है किसके बारे में जी, नागरिकता के बारे में। अब याद रखिएगा, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है जी, अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा क्या आया गया, ठीक है जी, भारत नागरिकता अधिनियम 1955, याद रखिए। ये इसके तहत भारत के सभी लोगों को क्या दिया जाता है, नागरिकता। इसमें 5 प्रकार की नागरिकता की बात किया जाता है। ठीक है, 5 प्रकार की याद रखिएगा। पहला अगर बात करें क्या होता है, जन्म के आधार पर। दूसरा अगर बात करें जिसे हम लोग कहते हैं वंश के आधार पर। ठीक है जी। तीसरा क्या हो जाता है आपके पास, पंजीयन कह सकते हो या देशीकरण, पंजीयन हो जाएगा। चौथा की अगर बात करें जिसे हम लोग कहते हैं देशीकरण। ठीक है जी, चौथा क्या हो जाएगा, देशीकरण। और 5वां की अगर बात करूं तो 5वां को हम लोग क्या कहें, अर्जित भूमि, अर्जित भूमि। इस आधारों पर हमें क्या मिलता है, नागरिकता मिल जाता है। समय समय आया है, समय के साथ इनमें संशोधन होते रहता है। अब देखते हैं क्या आया है, तो समझिएगा जी, 1955 से लेकर वर्तमान 2025 तक, याद रखिएगा, 1955 से लेकर वर्तमान 2025 पर भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने बार संशोधन हुआ है, समय के साथ संशोधन होते रहता है। ठीक है जी, संशोधन तो याद रखिएगा, सबसे पहला संशोधन 1986 में, 1986 बाद अगला संशोधन 1992 में, 92 के बाद 2003 में, 2003 के बाद 2005 में, 2005 के बाद लेटेस्ट 2016 में, और अभी अभी हुआ है 2019 में बेसिक। तो कहने का मतलब है कि अभी तक 6 बार क्या हो चुका है, हमारा संशोधन हो चुका है। ठीक है जी, 86, 92, 2003, 2005, 16, 19। हमें एक पहले वाला को जानना है, स्टार्टिंग वाला, और कौन सा जानना है, लास्ट जानना है। 2 चीज समझना है। ठीक है, तो देखिए, जब 1986 में संशोधन हुआ, यहां पर एक प्रावधान जोड़ा गया था। अब जन्म क्या कहता है, जन्म ये कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति कि हमारे यहाँ संविधान लागू होने से उसका जन्म हो जाता है, हम क्या मानते हैं, भारत की नागरिक। शर्तें क्या कहता है, उनकी मम्मी या पापा किसी एक को यहाँ पर हमारा होना पड़ेगा। इसमें चेंज किया और क्या बोल दिया जी, माता एवं पिता दोनों को भारत का क्या होना पड़ेगा जी, नागरिक। ये कब आया गया, याद रखिएगा,
1986 में, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे थे। तो क्या संशोधन करके जोड़ दिया, याद रखिए नागरिकता जन्म के आधार पर तभी मिलेगा उनके माता पिता दोनों का जन्म कहाँ हो, भारत में, उसके आधार पर नागरिकता। ये कब आए, 1986 में। ठीक है, अगला समझिएगा 2016, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए जी, भारत नागरिकता अधिनियम एक प्रावधान करता है प्राकृतिक तौर पर नागरिकता की, प्राकृतिक रूप से नागरिकता। ठीक है जी, प्राकृतिक रूप से नागरिकता। तो कहता क्या है कि 11 साल तक आपको कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में। ये प्राकृतिक तौर पर माना जाता है, कम से कम आप 11 साल तक यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, तब हम भारत की आपको नागरिकता देंगे, ऐसा बोला जाता है। जिसने सबसे पहले बार चेंज हुआ 2016 में, और 16 में ये बोला कि कम से कम अब 6 साल तक, 6 साल तक कहां रहना पड़ेगा जी, भारत में। और यहां पर कंडीशन क्या जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया हिंदू, ठीक है जी, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ठीक है, पारसी और मुस्लिम। ये प्रावधान किया था कि ऐसे लोग हैं कम से कम कहाँ रहना पड़ेगा जी, 6 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया गया था कम से कम 6 साल। याद रखिए प्राकृतिक तौर पर 11 साल लगता ही है आप। और दूसरा क्या बोल दिया, यदि इनमें से आप आते हो किसी दूसरे देश से जहां पे आप क्या हो, अल्पसंख्यक होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में जाओगे तो हिंदू क्या हो जाएगा जी, अल्पसंख्यक। अब पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वहां पर कैसा है, मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो क्या बोला 2016 में संशोधन करके ये जोड़ा कि जो 6 साल तक मिनिमम जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो लोग यदि यहाँ आते हैं उनको दिया जाएगा। और शर्तें क्या रखा कि उनके द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदाय हो उन्हें प्रताड़ित किया गया हो, ये बोला गया था। अब लेटेस्ट विवाद क्या था वो आपको बताता हूँ। ये इसको दीजिए, ये आ सकता है 2019 वाला। तो 2019 में जो संशोधन हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ये प्रावधान किया गया। क्या, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम लोग वर्तमान में CAA 2019 कहते हैं। सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, सिटीजनशिप एक्ट, याद रखिएगा। अब क्या किया था, तो इसमें यह प्रावधान कर दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो, याद रखिए कंडीशन, जो पाकिस्तान, ठीक है जी, अफगानिस्तान, एवं बांग्लादेशी आए हो, ठीक है जी, उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें नागरिकता। याद रखिए क्या बोलना चाह रहा है, रीजन याद रखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जो कहां से आए हो जी, देश 3 देश याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। यहां से जो आए हैं इनको नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया। और यहां पे चेंज क्या किया, प्रावधान ये किया कि जो हिंदू हो गया, जो हिंदू समुदाय हो गया, ठीक है जी, या बौद्ध समुदाय हो गया, या जैन समुदाय हो गया, या ईसाई समुदाय हो गया, या पारसी, ठीक है, और सिख, ये 6 समुदाय हमारे यहां आते हैं। कहां से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेशी। कम से कम
कम से कम 5 साल तक भारत में रहना होगा। याद रखिएगा, उसके हिसाब से अगर 5 साल कंडीशन याद रखिए, क्या बोला जी, 5 साल तक रहना पड़ेगा तब जाके उन्हें नागरिकता देना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ये 6 समुदाय आते हैं जो वहां पर शोषित हो चुके उनके लोगों के द्वारा आए हैं, आवेदन देंगे, उस आवेदन के तारीख से लगातार कितना दिन रहना पड़ेगा, 5 साल, तब जाके नागरिकता देंगे। अब विवाद का रीजन ये था, यहां पे देखिए कहीं पे मुस्लिम नहीं लिखा है। कंडीशन क्या है, मुस्लिम लोग यदि आते हैं तो उन्हें कम से कम 6 साल रहना पड़ेगा, यही विवाद था। समझ आ गया जी, विवाद क्या था, इसमें मुस्लिम संप्रदाय के बारे में प्रावधान ही नहीं किए गए था, तो लोग भी चाह रहे थे आएंगे के तो तर्क क्या दिया, ये उनके बारे में है जो अल्पसंख्यक समुदाय है। अब बांग्लादेश लीजिएगा, पाकिस्तान लीजिएगा, अफगानिस्तान लीजिएगा, सभी जगह जाओगे तो मुस्लिम कैसे वहां पर मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक में है, इसलिए वो स्वतः ही इस प्रावधान से क्या हो गया, बाहर। यदि उनको लाना पड़ेगा तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा जी, कम से कम 11 साल रहना पड़ेगा। और इसका प्रारंभ कब से हुआ है, बताया था 20 दिसंबर 2019 से पाकिस्तान से 5 लोग जो आए थे उन्हें नागरिकता देकर चालू किया गया था। वो कैसे रहा होंगे, हिंदू हो सकता है या बौद्ध हो सकता है, लेकिन मुस्लिम नहीं रहा होगा, बस याद रखिएगा। तो लागू कब से, याद रखिएगा, ये पूछता है तो लागू कब से होगा, 20 दिसंबर 2019 से, याद रखिएगा, इस दिन से ये लागू हो चुका था। ये थे लेटेस्ट संशोधन, समझ में आ गया। ये पूछ सकता है कि संशोधन ये वाला कब हुआ है, 2019 में, ठीक है। अब अगला समझिएगा, 2 चीज और बता रहा हूं। एक होता है हमारे पास वीजा, ये क्या होता है जानिएगा। एक होता है हमारे पास पासपोर्ट, ये 2 हमारे पास अनिवार्य चाहिए, ठीक है जी, वीजा, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट याद रखिएगा अनुमति है, ये अनुमति, अनुमति कौन देंगे, उस देश के द्वारा, किसे जी, उस देश के द्वारा जहां आप निवास कर रहे हो। समझ में आया, क्या कर रहे हो, निवास कर रहे हो या जहां का आप नागरिक हो। तो पासपोर्ट क्या होता है, ये बेसिक अनुमति देता है देश छोड़ने की, और वीजा ये अनुमति लेना, अनुमति लेना, ये भी क्या होता है जी, एक प्रकार से अनुमति लेना। कहां, जिस देश पे आप जा रहे हो, जिस देश पे जाना हो, बेसिक याद रखिएगा। वीजा भी क्या होता है, एक प्रकार से अनुमति होता है। तो ये दोनों अंतर याद रखिएगा जी, जहां पे जाना होगा वहां पे आपको क्या लगेगा, वीजा, और यदि छोड़ना होगा तो क्या लगेगा आपके पास, पासपोर्ट। दोनों के बिना आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्तमान में बहुत बड़ा देखोगे स्कैम हुआ था, नीरज, जान गए जी, नीरज चोपड़ा, या नीरज चोपड़ा कहता हूं, नीरव मोदी,
ठीक है, और एक है विजय माल्या। आसानी से देश कैसे पलायन कर गए, कुछ सोचिए। पूरा डेटा किसके पास है? भारत सरकार के पास। भारत सरकार पहले मतलब उसका डेटा है ना जी। तो यदि बताइए, यदि किसी का पासपोर्ट को अगर रद्द कर दिया, कैसे जा सकता था? समझ आया? तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है, या हो सकता है सरकार के पास लेट खबर पहुंचता है, तब जाके लोग छोड़ जाते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो दोनों के बिना आप नहीं जा सकते। आजकल पासपोर्ट बनाने प्रोसीजर आम बात हो गया है, अप्लाई कीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तब जाके बन जाता है। मुश्किल लगता है वीजा लेने में। ठीक है जी, इसको भी आपके पास जो हमारे जो फॉरेन डिपार्टमेंट, वहां से आपको जाना पड़ेगा, फिर ये फाइल वहां जाएगा, वहां देते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर एक डेट रहता है, याद रखिएगा। उस दिन में आप वहां रहोगे, अगर एक दिन में ज्यादा एक्स्ट्रा होगा तो आपको क्या हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब अगला समझिएगा, एनआरसी, ये मोस्ट एमपी है। ठीक है जी, एनआरसी इसे कहा जाता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है जी, याद रखिएगा एनआरसी है क्या चीज। आगे चल के पूरे देश में क्या लागू होने वाला है, एनआरसी। ठीक है, अभी वर्तमान में केवल कहां लागू है, असम। कहां लागू है, असम, याद रखिएगा। अब एनआरसी है क्या चीज समझिएगा। ठीक है, अब जानते हैं 1971 के आसपास हमारा क्या लगा, हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश अस्तित्व में आना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रहा था, तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर कई प्रकार से अटैक किया गया था। उसी बीच में इंदिरा गांधी का सहयोग मिल जाता है और बांग्लादेश कैसा था जी, अस्तित्व में आ जाता है। तो उस समय ऐसा दबाव था कि याद रखिएगा, बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी कहां आ गए, भारत। याद रखिएगा, कुछ शरणार्थी कहां गए, भारत में, और कहां निवास करना प्रारंभ कर दिए, असम में। अब शरणार्थी कौन होते हैं, याद रखिएगा, जो शोषित होते हैं, जो शोषित होते हैं उनके देश के द्वारा। याद रखिएगा, उनके देश द्वारा, जैसे कि पाकिस्तान, याद रखिएगा, रोहिंग्या मुस्लिम जान गए, रोहिंग्या बोलते हैं, या दलाई लामा तिब्बत से हमारे शरण में आए हैं, तब से हमारा तिब्बत से ज्यादा विवाद हो रहा नहीं था, दलाई लामा नाम सुने होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कि स्टार्टिंग तौर पर आए, तो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे जगह दे दी। अब समय ऐसा हो गया कि अचानक से असम के आसपास जो शरणार्थी थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। तो समस्या ये आ गई कि वहां के जो लोकल थे उनको ही जगह नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए क्या लिया, वहां पर न्यायालय ने आदेश दिया कि वहां पर आप एनआरसी लागू करो। अब एनआरसी है क्या चीज, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं नागरिकता का क्या है जी, रजिस्टर है, जिससे ये पता चलता है कि असम की रियल नागरिक कौन है। ठीक है, देखिएगा एनआरसी क्या पता चलेगा कि रियल नागरिक कौन है। तो याद रखिएगा, इसका एक डेट दे दिया और बोल दिया गया कि याद रखिएगा जी, 24 मार्च 1971 के पहले, याद रखिएगा 24 मार्च 1971 से पहले, 24 मार्च 1971 से पहले यदि जो भी लोग बांग्लादेश से भारत आ गए होंगे, सीधा सीधा हम लोग क्या मान लेंगे, भारत के नागरिक, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 24 मार्च 1947 के बाद आए होंगे और 31 दिसंबर 2014 से पहले, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, दो डेट याद रखिएगा। ये क्या हो गया, अगर पहले आए होंगे तो किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि था ही नहीं हमारे पास। लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद आया होगा और 31 दिसंबर 2014 से पहले, ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा।
यदि उसके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो दिखा देते हैं तो हम उसे क्या मानेंगे, भारत की नागरिक माना जाएगा। याद रखिए क्या चीज हो रहा है, 24 मार्च 1971 के बाद और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए होंगे उन्हें क्या देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। अभी है क्या चीज, आगे देखते हैं। इस एनआरसी में दो फाइल है, याद रखिएगा। एक दस्तावेज फाइल को ए कहते हैं और एक दस्तावेज फाइल को बी नाम से जानते हैं। फाइल ए, फाइल बी, दोनों में 15-15 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। ठीक है जी, दस्तावेज है, याद रखिएगा। यदि आप एनआरसी वाले आते हैं तो जितना भी लिस्ट, मतलब हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 30 प्रकार के क्या है हमारे पास जी, दस्तावेज है। इस दस्तावेज से आप क्या कीजिए, आप दिखा दीजिएगा। अगर दस्तावेज मिल जाता है आपको भारत की नागरिकता मान लिया जाता है। अब समझिएगा, मान लिया जाए आज आया, आपके पास दस्तावेज नहीं हो पाता है तो आपको 120 दिन का और समय दिया जाएगा। 120 दिन का और समय दिया जाएगा कि और दस्तावेज दिखाइए। ठीक है जी, 120 दिन का और समय दिया। मान ले जाए जो डेट देना था 30 दिन नहीं ला पाए तो आपको लगभग 4 महीने का और समय देंगे ताकि आप दस्तावेज दिखाइए। इसके बाद हमने 120 दिन का और समय दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो समय दिया जाएगा, किसके लिए समय दिया जाएगा, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। उसके बावजूद भी हम नहीं दिखा जाते तो आप अपील करोगे। ठीक है जी, तो अपील कहां करोगे, न्यायालय में। अब दो प्रकार का न्यायालय होगा, वहां के आप जिला न्यायालय में भी कर सकते हो या उच्च न्यायालय में भी कर सकते हो। तो इस न्यायालय में भी आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना जी, आए हो परमिट लेके आए हो, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। यदि अंतिम फैसला न्यायालय में आप नहीं दिखा पाते फिर आपको कहां भेज दिया जाएगा जी, डिटेक्शन हाउस भेज दिया जाता है। जीवन भर के लिए आप क्या होगे, आजीवन कारावास। मतलब आपको एक घर में रखा जाएगा जिसे आप बाहर निकलने की मनाही रहेगी। सरकार आपको खाना पीना मतलब हर चीज देंगी। वो कहां जी, यदि न्यायालय द्वारा, ठीक है जी, क्या बोल रहा हूं, यदि न्यायालय द्वारा दस्तावेज मान्य नहीं हुआ, मान्य नहीं हुआ, उस स्थिति में आपको डिटेक्शन हाउस भेजा जाएगा। डिटेक्शन हाउस, याद रखिएगा जी। बड़ा बड़ा घर रहता है, याद रखिएगा, जहां आपको कैद करके, मतलब कैद नहीं रह सकते हो, बाहर घूमने की आपके मनाही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रावधान किया था। अब इसका आंकड़ा समझिएगा, एनआरसी लाया तो इसमें टोटल 19 करोड़, 19 करोड़, याद रखिए 19 करोड़ लगभग क्या निकल के आया, असम की जनसंख्या आया। सोचे थे ऐसा कुछ होंगे, ये लाया गया था कि वहां रोहिंग्या मुस्लिम एक्चुअल उतना हैंगे ऐसा कहकर, लेकिन डेटा ये पता चला कि 3 करोड़ के आसपास लोगों के पास दस्तावेज है ही नहीं है। 3 करोड़ लोगों के पास दस्तावेज है ही नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं लोगों का था। यही मुद्दा बन गया। लाया था किसके लिए, मुस्लिमों को निकालने के लिए, रोहिंग्या के लिए। परिणाम क्या हो गया जी, 3 करोड़ लोगों के पास दस्तावेज नहीं रहा, जिसमें संख्या किसका रहा, हिंदुओं का। इसलिए क्या हो गई, विवाद। अब भाई समझिएगा, जो प्लेटफॉर्म में रहते हैं, जो देवार जैसे लोग, उन लोगों को लगता है आधार कार्ड बनेगा। यही समस्या था, अभी भी समझे, चलो हम लोग थोड़ा जागरूक है, आधार कार्ड बनवा लिए। अब कितनों ऐसे लोग हैं जो ऐसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, कहां से मिलेगा। ठीक है, यही भी बात का कारण। तो वर्तमान में एनआरसी सब जगह लागू होगा, याद रखिए। ठीक है, तो सबके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड नहीं हो तो स्कूल मतलब आईडी तो होगा ना कुछ होगा जिसके तहत आपको मिल जाएगा एनआरसी। समस्या उनके लिए जो साधु सन्यासी है, ठीक है, क्योंकि अब साधु सन्यासी को भी क्या देना पड़ेगा जी, नागरिकता देना पड़ेगा, एनआरसी कहता है। क्योंकि एनआरसी ही बताएगा कि
जितना जनसंख्या सबका कुल जनसंख्या इसमें रजिस्टर होना चाहिए। मतलब जनगणना किसमें ट्रांसफर होने वाला है, एनआरसी के माध्यम से। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे मेन फोकस इसमें किया जा रहा है, एनआरसी, याद रखिएगा। ठीक है, तो वर्तमान का प्रावधान यही है। और उसके पश्चात सरकार अब क्या करी, एक और ला रहे हैं, एनपीआर। एनपीआर इसको भी लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है जी, राष्ट्रीय पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, याद रखिएगा। अब फ्यूचर में ये बताएगा कि भारत में कितने परिवार हैं, ऐसे कितने परिवार जिसके पास शौचालय है, ऐसे कितने परिवार जिनके पास मोबाइल है। अगला क्या आने वाला जी, एनपीआर, ये भी लागू होने वाला है। ठीक है, प्लानिंग इसमें चल रहा है एनपीआर। अभी जनगणना लाएंगे, जैसी जनगणना समाप्त हो जाएगा क्या लाया जाएगा, एनपीआर, इसका प्रावधान चल रहा है। ठीक है जी, तो दो होने वाला, एक एनआरसी लाने वाला है, दूसरा एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, बेसिक क्या देखेगा, ये किसका स्थान लेंगे, जनगणना का, याद रखिएगा। मतलब अब जनगणना जो होगा किसके तहत होगा जी, एनपीआर। देखिए जनगणना का मतलब कमी क्या था वो आपको बता रहा हूं। जैसे दो परिवार है, ए है बी है, यदि ए का वंशज किसी गांव में रह गया तो पूरा डेटा इसका मिल जाएगा यहीं पे। अब बी वाला मान लीजिए इसका कुछ लड़का पढ़ने के दूसरे शहर चला गया है। ठीक है, तो जनगणना क्या होता है, करंट यहाँ पे जो सिचुएशन में है उसी का काउंट करती है, होगा नहीं होगा, और बताएंगे यहाँ पे होगा कहकर। अगर मान लीजिए ये लड़का यहाँ पर चला गया, इनका भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ जनगणना में क्या होगा जी, यहाँ पे दो दो बार आ गया। इसको रोकने के लिए क्या लाया जा रहा है, एनपीआर, एक ही जगह लग किया जाएगा। और पूरा कैसे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, रजिस्टर धर के आते थे, अब कैसे होगा, ऑनलाइन। तो एनपीआर लगाया जिससे एक्चुअल जनसंख्या का पता चल सके। समझ आ गया जी, याद रखिए, ये था हमारा एनपीआर। ठीक है, अब समझिएगा, तो बेसिक हम लोगों ने क्या देखे, भाग एक और भाग दो। ठीक है जी, भाग दो, भाग एक भाग दो में कौन कौन से अनुच्छेद प्रश्न पूछे जाते वो बता रहा हूं। अभी तक 1, 2, 3 अनुच्छेद क्रमांक यहां से पूछता है हमेशा, और भाग दो से जो पूछा गया है 8, 9, 11 मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा। 8 क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को नागरिकता, नागरिकता का समापन 9। और 11 क्या कहता है कि संसद क्या कहता है जी, कानून के तहत लोगों को नागरिकता दिया जाता है। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये देख लीजिएगा। तो ये हमारा भाग एक भाग दो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा, भाग 3। ये मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। प्रारंभ कर से करूं, कुछ बेसिक बताऊंगा बस। मूल अधिकार, ठीक है जी, मूल अधिकार कहने का मतलब है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा। अब मूल अधिकार जो होते हैं, याद रखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक जी, 36 कैसे पढ़ लोगे, ठीक है, कहां पढ़ोगे, 12 से 35। तो समझिएगा, बेसिक समझाता हूं है क्या चीज। तो समझिएगा, सबसे पहले दो चीज जानिए, एक होता है मूल अधिकार, ठीक है जी, क्या है, और एक होता है कानूनी अधिकार। दोनों समझिएगा, दोनों को जानना पड़ेगा ना जी। उसके बाद देखेंगे हम अगला, नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार ये क्या होता है, ठीक है। नैसर्गिक अधिकार को देखेंगे हम लोग, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है जी, ये मैग्ना कार्टा ये क्या है, ठीक है। अब समझिएगा, मूल अधिकार
कहने के मतलब है किसी भी देश के नागरिक के लिए उनका क्या होता है जी, चाहे भौतिक हो चाहे मानसिक हो, विकास करने के लिए कुछ अधिकार की आवश्यकता होता है, और वही अधिकार उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कहा जाता है, जो संसद द्वारा मान्य होगा और एक बार देने के पश्चात जब तक संविधान संशोधन ना करो तब तक आपसे छीना नहीं जा सकता। उसे क्या कहेंगे जी, बेसिक मूल अधिकार, समझिएगा। जबकि कानूनी अधिकार की बात करते हैं, कानून के माध्यम से आपको दिया जाता है और लागू कौन करते हैं, न्यायालय। अगर बात करूं मूल अधिकार संसद देंगी, ठीक है, और कैसे देंगे जी, विधि बनाकर, विधि से मिला होगा, आपको याद रखिएगा। कानूनी अधिकार कैसे मिलेगा, कानून से। कानून कैसे बनेगा, एक प्रकार से विधि है, समझ में आ गया। लेकिन संसद क्या करता है जी, इसे लागू कराता है, जबकि कानूनी अधिकार को कहां से लागू होगा, न्यायालय। ये समझ में आया। जैसे कि न्यायालय आदेश निकालता है कि भैया हमारे आसपास स्वच्छता की साफ सफाई कीजिए, वो आदेश दे दिया, न्यायालय लगा रहे हैं। जबकि अधिकार क्या, संसद क्या देंगे जी, पर्यावरण संरक्षण देखिए 1986 ला दिया है, आपका दायित्व बन जाता है कि आपको क्या करना है, आपके आसपास क्षेत्रों को सफाई करना। समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि आप कानूनी अधिकार को आप सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ समय के आप निलंबित कर सकते हो, लेकिन मूल अधिकार कभी आपका निलंबन नहीं होगा। समझ में आया कि बेसिक, जो बेसिक जानकारी है, मूल अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार कौन। तो कानूनी अधिकार कानून के तहत जो न्यायालय से हमें प्रदत्त होता है, जबकि मूल अधिकार संसद में विधि बनाते हैं और संसद ही लागू कराएगा। और चेंज कैसे होगा जी, हमेशा याद रखिए, कैसे चेंज होगा, संविधान संशोधन के द्वारा। अब अगला समझिए, नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार कहने का मतलब है बच्चा जन्म लेते ही उसको कुछ अधिकार मिल जाना, उसे कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। याद है कि भारत देश में यदि एक बच्चा जन्म ले लिया या पेट में भी रह जाता है तो भी उन्हें अधिकार दिया जाता है। लेकिन नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है कि इस पृथ्वी में आने के पश्चात कुछ अधिकार मिल जाता है। बच्चा जैसे इस जन्म ले लिया तुरंत उसे मिल जाता है अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार। इसीलिए सरकार क्या देखेंगे, उसको तुरंत टीका लगाएंगे, अस्पताल का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। मैग्ना कार्टा, समझिए मैग्ना कार्टा क्या होता है। पहले बार अमेरिका में अधिकारों के एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैग्ना कार्टा, तब से चला आ रहा है मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कहा जाता है कि मतलब संविधान, समझिए, तो सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका वालों ने, ठीक है। तो याद रखिए जो अधिकार होते हैं, इस अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। अब याद रखिएगा, अमेरिका वालों ने दिया, हम लोग अडॉप्ट किए हैं, लेकिन सबसे पहले विश्व में जो प्रारंभ किया था ब्रिटेन के लोगों ने किया था। याद रखिएगा, ब्रिटेन याद है आपको, हमारे व्यापार करने आते हैं, फिर शासक कौन रहते हैं जी, उनसे परमिट मिल जाता है कि आप स्वतंत्र व्यापार कर सकते हो, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेम अब हमारे पास याद रखिएगा, तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा, ये पूछा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। तो क्या हो जाएगा जी, हमारा मूल अधिकार होगा। तो हम लोग मूल अधिकार को क्या बोलेंगे, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो लोगों को अधिकार दिए हैं वे अधिकार है जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। यदि उसे छीन लिया जाएगा तो लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार, बेसिक, ठीक है। आज यहीं रखते हैं, बाकी कल मैं नया फेज चालू करूंगा, थोड़ा सा पंचायती पढ़ा देता हूं, वो भी जरूरी है, ठीक है, ठीक है जी। कल और बताऊंगा, अच्छे बेसिक जानकारी रखिएगा। और ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, यही संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहलाएगा। आगे चल देखेंगे क्यों कहा जाता है, आगे देखेंगे ना एक एक चीज, ठीक है। अब समझिएगा पंचायती राज, थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये भी जरूरी है एग्जाम के लिहाज से। पंचायती राज देखिए जी, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया, 73वां संविधान
73वां संविधान संशोधन कौन सा किया गया जी? 1992 किया गया। और लागू कब से होगा याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 लागू हो गया। तो समझिएगा जी, जिस दिन से लागू हुआ यहां पर दो प्रावधान किए गए। प्रावधान क्या किया गया याद रखिएगा कि बोल दिया गया कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के तिथि से 1 साल के भीतर, ये मोस्ट टाइम पे याद रखिए, क्या चीज बोलना चाह रहे जी कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने की तिथि से 1 साल के भीतर राज्य पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज की व्यवस्था किसके हिसाब से करेंगे? 73वां की व्यवस्था, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाएगा, द्वारा किया जाएगा। ये चीज बोला गया। ये समझ में आया? ये क्या किया कि 24 अप्रैल 1993 से लेकर अगला क्या कह सकते 23 अप्रैल 1994 तक प्रत्येक राज्य क्या करेगा जी? 73वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का संचालन करेंगे। और अपवाद बोल दिए, मान लीजिए ऐसा राज्य जहां से पहले से स्थापित है, यदि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ होगा तो क्या करेंगे? कार्यकाल समाप्त होने के बाद से कैसे व्यवस्था करेंगे? 73वां। अब इसमें दो प्रावधान मूल जोड़ा गया था, समझिएगा। एक था अनिवार्य प्रावधान और एक था ऐच्छिक प्रावधान, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, समझिएगा। आगे बताओ, समझिएगा। अब क्या बोला ये, यहां दो प्रकार के प्रावधान हुआ। एक था अनिवार्य प्रावधान। याद रखिएगा, अनिवार्य प्रावधान वह प्रावधान है जो सभी राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए क्या होगा जी? क्या होगा? बाध्यकारी। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? ऐच्छिक प्रावधान। दूसरा क्या हो जाएगा? ऐच्छिक प्रावधान। और ऐच्छिक प्रावधान क्या कहेगा? याद रखिएगा, ऐच्छिक प्रावधान राज्य संशोधन सहित, संशोधन सहित या रहित लागू कर सकते हैं। ये समझ में आया? लागू कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि राज्य चाहे जो ऐच्छिक प्रावधान को है संशोधन के साथ या बिना संशोधन लागू कर सकता है। ऐच्छिक निर्भर करता है राज्य के ऊपर, राज्य के ऊपर। याद रखिएगा, किसके ऊपर निर्भर करता है? राज्य की। जबकि यहां किसी प्रकार का राज्य को पावर नहीं दिया गया है, आपको लागू करना है मतलब करना है, ये बोल दिया गया सीधा सीधा। तो इस ऐच्छिक प्रावधान के तहत पहला क्या था? सबसे पहला है ग्राम सभा का गठन। क्या करोगे जी? ग्राम सभा का गठन। ये अनिवार्य है, आप में संशोधन नहीं कर सकते। मतलब बोल दिया गया कि आपको ग्राम सभा गठन करना है, मतलब करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय 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 पंचायती राज की व्यवस्था। ये बोला गया त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था। ठीक है। तीसरा क्या बोला? पंचायतों का
5 साल में क्या होगा जी? निर्वाचन। ये 4 हो गए ना, 5 है। पांच साल में निर्वाचन, याद रखिए। हर 5 साल में क्या होगा जी? निर्वाचन। चौथा क्या प्रावधान किया गया? चौथा बोला गया कि निर्वाचन से, ठीक है, 6 माह पूर्व, 6 माह पूर्व क्या होना चाहिए जी? निर्वाचन होना चाहिए। हम जानते हैं कि कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले क्या हो जाए जी? 6 माह पूर्व निर्वाचन होना चाहिए। समझिएगा। अगला 4 समझ में आ गया। पहला क्या बोला? ग्राम सभा का गठन कीजिए। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए, 3 स्तर पर करेंगे, भारत में यही लागू है, ठीक है। तीसरा क्या होगा जी? पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा और चुनाव होने से पहले आपको क्या, 6 महीने पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? चुनाव, ठीक है। पांचवा, महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण। तो आरक्षण क्या होगा जी? 33%। यह अनिवार्य है, उससे ज्यादा आप दे सकते हो, कम नहीं चलेगा, ठीक है। छठवां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या दोगे आप? आरक्षण को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण। ये मोस्ट एमपी है, ठीक है। क्या बोलता है जी? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को किसके हिसाब से आरक्षण हो गया? जनसंख्या की। याद रखिएगा, महिलाओं को ऐसा नहीं बोला है ना, महिलाओं को 33 देने हैं, महिलाओं की जनसंख्या नहीं बोला है, ठीक है। सातवां याद रखिएगा, निर्वाचन में उम्मीदवार की आयु क्या होगा जी? 21 साल। ये अनिवार्य है, ठीक है जी। मतलब 21 साल वाला ही बंदा खड़ा होगा, हालांकि हम 18 साल हम क्या मतदान दे सकते हैं। और आठवां, ठीक है, पंचायत के प्रत्येक स्तर पर क्या होगा जी? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये मोस्ट एमपी है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना पड़ेगा। सदस्यों की बात कर, क्या बोल रहे हैं? पंचायत के प्रत्येक स्तर पर कैसा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। नौवा इसमें बोल दिया है, इच्छा करता है कि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत क्या पहुंचा है जी? जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। ये प्रावधान किया गया है, समझ में आया? याद रखिएगा, ये क्या बोल रहे हैं? पंचायत के प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के निर्वाचन कैसे होगा जी? जनता के द्वारा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। लेकिन जनपद पंचायत या जिला पंचायत, वहां अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा, इनका जो निर्वाचन होता कैसा? अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग उनको चुनेंगे। ये 9 प्रकार के अनिवार्य प्रावधान वहां पे रखा था, ठीक है। याद रखिएगा। अब कुछ अच्छे प्रावधान लिख लीजिएगा, जैसे कि समझ आएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। पहला, ग्राम सभा का गठन। दूसरा क्या है जी? त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। और चौथा, कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले क्या होगा जी? निर्वाचन, ठीक है। अगला,
महिलाओं को आरक्षण 33%, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के हिसाब से क्या दोगे आप, आरक्षण। निर्वाचन में उम्मीदवार की आयु 21 साल होगा। साथ में ही पंचायत के प्रत्येक स्तर पर क्या होगा जी, प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन अपवाद जोड़ दिया, जनपद जिला में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे होगा निर्वाचन, अप्रत्यक्ष। और लास्ट लिख लो 10वां, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा जी, राज्य निर्वाचन आयोग। ये मोस्ट एमपी याद रखिएगा। तो प्रत्येक राज्य क्या करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है जी, प्रत्येक ये अनिवार्य प्रावधान है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ये 10 प्रकार है जो क्या कहलाए हमारा, अनिवार्य प्रावधान। मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, 243 का कितने था जी के, और इसी में 11वां भी लिख लीजिएगा। अब जब निर्वाचन आ गए हो तो पैसा कहां से दोगे, तो हर राज्य की वित्तीय समीक्षा करने के लिए क्या आ जाएगा, वित्त आयोग। ये याद रखिएगा। तो हर राज्य में क्या होगा, वित्त आयोग, जिसका गठन राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 243 आई के तहत। ये 11 है टोटल जो अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, इसे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा जो राज्य का जो वित्त आयोग होता है, राज्य की पंचायतों को वित्तीय स्थिति की क्या करेंगे, समीक्षा। जो कि 243 के का इसका क्या काम है, याद रखिएगा। स्थानीय निकाय का ही बस निर्वाचन कराएंगे, किसका जी, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम। और यहाँ पे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा वो किसका कहेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल। बेसिक याद रखिएगा। अब समझते हैं ऐच्छिक प्रावधान क्या है, ये भी जान लीजिए। ऐच्छिक प्रावधान, ऐच्छिक प्रावधान। ठीक है, तो ऐच्छिक प्रावधान में सबसे पहले आया कर वसूलना। याद रखिएगा, हर पंचायत में कर लगाया जाता है, वो निर्भर करता है कि पंचायत वसूल सकता है चाहे तो नहीं वसूल सकता है। तो आप सुनिए होंगे कई आसपास के गांव में पंचायत कर लगाते हैं, आप देते हो। कई पंचायत ऐसे जहां पे आपको कर नहीं लगता। तो क्या होगा, ये ऐच्छिक है। ये राज्य निर्भर करे, वो पंचायत निर्भर करता है कि कितना वो मतलब कितना रॉयल्टी दे रहे हैं। जैसे कोई नदी किनारे आसपास ग्राम पंचायत होगा तो रॉयल्टी ले सकते हैं। अब 8 बजे से मगर चबा ले लीजिएगा या लटवा ले लीजिए, क्या मिलेगा वहां, क्या मिलेगा, कुछ तो नहीं मिलेगा ना। तो कहां से रॉयल्टी लगाएंगे। ठीक है, दूसरा ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण हमारे यहां ओबीसी आरक्षण दिया गया है, तो क्या कि इसके संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐच्छिक प्रावधान क्या करते हैं, संशोधन के साथ रहित। ठीक है जी, या संशोधन सहित। तो आप क्या कर सकते हो, आरक्षण। तो हम लोगों ने क्या दिए थी, 25% स्टार्टिंग में क्या दिए हैं, आरक्षण दिए। और शर्तें क्या जोड़ दीजिए, एसटी एसटी को मिलाकर यदि 50 से कम आरक्षण है तो 25 किसको देंगे, ओबीसी को। वर्तमान में दायरा समाप्त हो चुका है, अब कितना दिया जा सकता है, 50% ओबीसी को मिल सकता है। बशर्ते क्या हो चुका है कि कुल आरक्षण 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एससी एसटी को देने के बाद जितना आरक्षण बच जाता है वो किसको दिया जाएगा, ओबीसी को। ठीक है, तीसरा पंचायत में सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर देखिए प्रावधान। ठीक है, क्या चीज बोला है, पंचायत में सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर। मतलब चाहे तो प्रत्यक्ष चुनाव करा सकता है, चाहे तो नहीं करा सकता। आप जाइए राजस्थान में खाप पंचायत है, वहां प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, वही क्या कर लेते हैं, पंचायत चलाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐच्छिक है। हमारे यहाँ क्या किया जी, ये अनिवार्य है।
ठीक है, क्योंकि हम लोग संशोधन किए, इसमें पावर राज्यों को दिया, ये क्या कहलाएगा, ऐच्छिक प्रावधान। ठीक है, और चौथा, पंचायत में विधायक एवं संसद प्रतिनिधित्व देना ये निर्भर करता है उस राज्य के ऊपर। ठीक है, तो याद होगा ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का इस प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जनपद पंचायत और जिला पंचायत में हमारे यहाँ विधायकों और किसको जी, संसद को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, ये क्या था, ऐच्छिक प्रावधान। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायत वाला जो चौथा था, और ये कैसा हो चुका है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन है कैसा, ये एक्चुअल में ऐच्छिक प्रावधान है, जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ ने क्या किया, संशोधन के साथ लागू किया है। अब समझिएगा, प्रश्न केवल पूछता है कि 24 तारीख को अप्रैल 1993 को हमारे यहाँ पंचायती राज लागू हो गया, तो भारत में ऐसा पहला राज्य कौन था जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया। ठीक है, समझिएगा, प्रावधान क्या है, 73वां संविधान संशोधन को के द्वारा देखो तब छोड़ो जी, ये बता देता हूं, 73वां संविधान संशोधन चल गया के द्वारा, समझिए क्या बोल जा रहा हूं, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य में पंचायती राज संचालित करने वाले प्रथम राज्य कौन था, तो मध्य प्रदेश। कौन था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। तो उस समय मध्य प्रदेश हम लोग आते थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश सहित क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। ये है प्रथम, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में प्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला कौन था, 73 को, मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़। अब समझिएगा, इसके लिए एमपी ने एक संशोधन करना पड़ा, जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। वो कल से प्रारंभ करूंगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कल, बेसिक वही हमको पढ़ना है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993। ठीक है, कल देखूंगा जी, आज यहीं रखते हैं।